ओके स्टूडेंट्स, आज की सीआईटी क्लास नंबर 14 है। और हमने लास्ट क्लास में सीखा ये कि जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट थी, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनी। जिन्हों जिनको नहीं पता या जिन्होंने वो क्लास मिस करी नहीं देख पाए, तो वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आज हम बात करेंगे अपने स्टार्टिंग डेट की। ठीक है। आज बात करेंगे स्टार्टिंग डेट की, एंडिंग डेट की, उसके अलावा डेज की। ये वाले सारे काम कैसे हुए, ये कैसे आए और ये कैसे आए। ठीक है। हम इस पे डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैंने फॉर्मूलाज पुट किए हुए हैं। डिडक्शन कैसे निकलनी है, ऐसे निकलनी है। ग्रॉस सैलरी कैसे आएगी, इस फॉर्मूले से आएगी। अलाउंस कैसे आएगा, इस फॉर्मूले के साथ आएगा। नेट पेबल सैलरी कैसे आएगी, इस फॉर्मूले के साथ आएगी। तो आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं ये है। लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट बता के दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिसको ड्रॉप डाउन लिस्ट सीखनी है वो मेरी क्लास नंबर 13 देख ले। उस 13 क्लास में मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बताई है कैसे बनेगी, वहां आप देख लीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की। ठीक है। ये स्टार्टिंग डेट का फॉर्मूला है, यानी कि इज इक्वल टू डेट वैल्यू। के डेट की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग हमारी। मैंने डेट वैल्यू लिखा। डेट वैल्यू लिखने के बाद मैं लिखता क्या हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पे 1। ठीक है। ये मैंने 1 लिखा। कहाँ पे लिखा मैंने, कोटेशन मार्क के अंदर। मैंने दोनों जगह पे कोटेशन मार्क दी है। और उसके अंदर लिखा मैंने 1। 1 यूं लिखा है ताकि ये डेट 1 से मेरा मंथ स्टार्ट करे, यानी कि जो मेरी यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है वो मेरी डेट 1 से हो। ठीक है। उसके बाद मैंने एंड का सिंबल लगाया। एंड का सिंबल लगाने के बाद मैंने लिखा B4। ठीक है। B4 का मतलब ये है मेरा ये वाला सेल। ठीक है। मेरा मंथ का सेल, जो मेरा मंथ का सेल है ना, वो है B4। तो भाई डेट 1 और B4 से ये डेट उठाए, यानी कि मंथ उठाए, तो मेरी क्या निकल के आ जाए, स्टार्टिंग डेट। मुझे स्टार्टिंग डेट चाहिए। ठीक है। मेरी यहाँ पे स्टार्टिंग डेट निकल के आ जाए। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ से डेट वैल्यू। डेट वैल्यू लिखने के बाद मैंने लिखा 1। उससे पहले आपने इन चीज़ों को जरूर ख्याल रखना है कि ब्रैकेट खोलना है हमने। उसके अलावा हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क लगी हुई है ये लगाने हैं दोनों तरफ। 1 लिखना है। ठीक है। 1 क्यों लिखना है, क्यों, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग डेट 1 है। उसके बाद हमने एंड का सिंबल लगाया। एंड का सिंबल लगाने के बाद हमने लिखा B4, यानी कि हमारा कौन सा सेल, ये वाला सेल। ठीक है। मंथ वाला सेल है ये B4। उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने एंटर किया तो मेरी निकल के आ गई स्टार्टिंग डेट। अब आप लोग अगर कुछ काम करेंगे ना, तो हो सकता है आपके साथ एक एक प्रॉब्लम आए। वो प्रॉब्लम क्या है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने लिखा, थोड़ा साइज बड़ा कर दूं। मैंने लिखा इक्वल्स टू, मैंने लिखा डेट वैल्यू। ठीक है। डेट वैल्यू लिखने के बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया। 1 लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर मैंने एंड का सिंबल दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने अपना मंथ उठाया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया। तो देखें आपके साथ ये एक शायद प्रॉब्लम आए। अब आप लोग घबरा जाएंगे, आप ये समझेंगे फॉर्मूला गलत है या फिर कुछ आ नहीं रहा। ठीक है। तो फॉर्मूला सही अप्लाई किया है, आंसर भी सही आया है। बस फर्क इतना है कि ये जो यहां से आंसर उठ के इधर आया है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें इधर आके, ये है मेरे पास जनरल। ठीक है। आपने यहाँ पे इस जनरल को चेंज करना है। यहाँ से आपने इसको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जनरल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, वो आएगी शॉर्ट डेट की। ठीक है। इस बात को ख्याल रखिएगा। आपने जनरल पे क्लिक करना है और आपके पास एक ऑप्शन आएगा, और वो आएगा आपके पास डेट का। ठीक है। एक डेट ये आ रही है, एक डेट इसी के नीचे आ रही है। ठीक है। अब लेट सपोज के मैं इस डेट को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास प्रॉपर डेट आ गई। इस डेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास शॉर्ट डेट आ गई। ठीक है। ये लॉन्ग एंड ये शॉर्ट। मैंने इस डेट को सिलेक्ट किया तो देखें, फर्स्ट फर्स्ट एंड 2025। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये दोनों डेट मैच हो रही है मेरी। ठीक है। मतलब ये दोनों डेट मेरी मैच हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट 25 एंड फर्स्ट फर्स्ट 25। ठीक है। इसका मतलब ये इस मंथ से मेरी ये डेट निकली और इसी से मेरी ये भी डेट आ गई। ठीक हो गया भाई, क्लियर हो गया। आई होप के
आपको ये वाली कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम एंडिंग डेट पे। एंडिंग डेट का फॉर्मूला कुछ यूं है, इज इक्वल्स टू ई ओ मंथ। ठीक है, यानी कि एंडिंग ऑफ मंथ। ठीक है, एंडिंग ऑफ मंथ मैंने उठाया, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने पर मैंने लिखा E4। अब E4 मेरा कौन सा सेल है? E4 मेरा ये वाला सेल है, स्टार्टिंग डेट का सेल। क्योंकि इसको स्टार्टिंग डेट मिलेगी, ठीक है, इसको स्टार्टिंग डेट मिलेगी, तो जाहिर सी बात है ये एंडिंग डेट हमें निकाल के देगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा यहाँ पे मैंने ये जीरो क्यों लिखा? ठीक है, जीरो क्यों लिखा? ताकि हर महीने की कोई मेरी एंडिंग डेट नहीं है। ठीक है, एंडिंग डेट का मतलब ये है कि भाई कुछ लोग क्लोजिंग करते हैं 28 तारीख को, कुछ क्लोजिंग करते हैं 25 तारीख को, कुछ 26 तारीख को, कुछ 30 तारीख को। पर यहाँ पे जीरो क्यों लगाया? कि हर मंथ एक जैसा नहीं होता। कुछ जनवरी का मंथ लेट्स सपोज 31 दिन है उसके अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास आता है लेट्स सपोज के, मैं चेंज करके भी आपको आज क्या दिखाता रहता हूँ। यहाँ पे मैं फेब्रवरी कर रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे डेज कितने हो गए? 28 डेज हो गए। ठीक है, इसी तरह अब मैं यहाँ से मार्च कर रहा हूँ तो 31 दिन हो गए। उसके बाद फिर मैं अप्रैल में आता हूँ तो 30 दिन हो गए। तो भाई हो ये रहा है कि हर महीने डेज एक जैसे तो नहीं है, चेंज हो रहे हैं। तो डेट्स वाई मैंने किया ये कि मैं यहाँ पे जीरो अप्लाई कर दिया, ताकि हर महीने में कोई भी दिन आए ये यहाँ पे मेरे पास पूरे दिन दे, डेज मुझे पूरे शो करे, और पूरे डेज के हिसाब से मेरी सैलरी को बना दे। आई होप कि ये वाला फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब आते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज मैं लिखा डेज। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं आपको, कंफ्यूजन ना हो। ये जो E4 है ना बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग डेट है। आप मेरी एक बात गौर से सुनो कि मुझे स्टार्टिंग डेट के लिए क्या चाहिए था? स्टार्टिंग डेट के लिए मुझे चाहिए था मंथ। ये मेरा मंथ है। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग डेट मेरी किससे निकली? इस मंथ से मेरी स्टार्टिंग डेट निकली, और स्टार्टिंग डेट से मेरा निकलेगा मंथ। ये बात समझ में आई आनी चाहिए आपको। ठीक है, कि मेरे पास मंथ होगा तो मेरे पास निकलेगी मेरी स्टार्टिंग डेट, और मेरे पास स्टार्टिंग डेट होगी तो मेरे पास निकलेगा मेरा मंथ, और मेरे पास मंथ होगा तो निकलेगा मेरे पास डेज। ये आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये पूरी सीक्वेंस चल रही है। नंबर वन, ठीक है, इसी तरह नंबर टू, इसी तरह नंबर थ्री, ठीक है, इसी तरह नंबर फोर। इस बात को जहन में रखिएगा। अब मुझे निकालने हैं डेज। डबल क्लिक किया, आपने क्या किया? इज इक्वल टू लगाया और लिखा डे। डे लिखने के बाद आपने ब्रैकेट को ओपन किया और लिखा आपने G4। G4 कौन सा? हमारा एंडिंग, एंडिंग वाला हमारे पास सेल है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया, तो मेरे पास डेज भी निकल के आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैंने क्लास नंबर 13 में पूरा ड्रॉप डाउन सिखा दिया था कि ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा। क्लास नंबर 14 में मैं स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और डेज सिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबको, इन सबको डिलीट कर देता हूँ। जब मैंने सबको डिलीट किया तो आप देख सकते हैं कि हुआ क्या। यहाँ पे मेरे पास सैलरी बनी हुई थी, वो सैलरी सारी की सारी ऑटोमेटिक खत्म हो गई, हट गई। आई होप कि आपको समझ में आएगा क्यों हट गई, क्योंकि डेज हट गया, सब कुछ हट गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको स्टार्टिंग से फॉर्मूला पुट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आऊंगा स्टार्टिंग डेट पे, मैं लिखा इज इक्वल टू, ठीक है, साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करें ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले इज इक्वल टू, मैं लिखा डेट वैल्यू। ठीक है, ओहो, मैं लिखा डेट वैल्यू। डेट वैल्यू लिखने के बाद मैं लिखा क्वेश्चन मार्क डाला, वन लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क डाला। वन क्यों लिख रहा हूँ? ताकि हर महीने की पहली तारीख से ये सैलरी बनाए। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद ये जो मेरा मंथ का सेल है ना वो उठाऊंगा, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आ गया B4। ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। ये मेरा स्टार्टिंग डेट का कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। क्यों? क्योंकि इस मंथ से मुझे स्टार्टिंग डेट निकालनी है। एंटर किया, क्या कह रहा है? कुछ गड़बड़ कर दी मैंने क्या? इंटर टू, ओके 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 ओके, ठीक है। एंड का सिंबल, सॉरी, एंड का सिंबल लगाना था, यहाँ पे मैं कॉमा लगा दिया। एंड का सिंबल लगना था, मैंने मिस्टेक करी है। ठीक है बेटा, इस चीज को समझ लेना। ठीक है, एंटर करूंगा तो स्टार्टिंग डेट आ जाएगी। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने डेट में लगाया, उसके बाद ब्रैकेट को खोला, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया, वन दिया, फिर क्वेश्चन मार्क दिया, ये वैल्यू सेपरेट कर दी, एंड का सिंबल लगाया, और मैंने क्या दिया? मंथ दिया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ एंडिंग डेट पे। ठीक है, एंडिंग डेट का भी सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू
ई ओ, मैं लिखूंगा मंथ, ईओ मंथ लिखा। ईओ मंथ लिखने के बाद मैं लूंगा कौन से सेल को, स्टार्टिंग डेट को। बेटा गौर से सुनना, मैंने ईओ मंथ लिखा, ब्रैकेट खोला, और ब्रैकेट खोलने के बाद मैंने अपना स्टार्टिंग डेट को सिलेक्ट किया। स्टार्टिंग डेट को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाता हूँ, जीरो लगा देता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। मैंने जीरो क्यों लगाया, ताकि हर महीने के पूरे डेज उठा के सैलरी बनाई है, ठीक है, कोई क्लोजिंग डेट नहीं है। एंटर किया तो भाई 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक की ये डेट मुकम्मल हुई, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल सिलेक्ट है। अप्रैल में हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी कि 1/4/2025, 30/4/2025, ठीक है। उसके बाद डे चाहिए, यहाँ पे डेज कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू डे लिखना है, ब्रैकेट खोलना है, और एंडिंग डेट आपने देनी है, ये आगे एंडिंग डेट, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है, तो डेज भी आएगा। डेज आते देखो ऑटोमेटिक सैलरी आ गई। अगर मैं डेज को हटा देता हूँ तो सैलरी चली गई। अगर मैं डेज को, अगर मैं डे दे देता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो सैलरी बन गई। आई होप कि ये वाला क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा। कौन सा वाला क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया, कि ये हमारा सारा काम किस तरह हुआ, ये आपको पता चल गया होगा। आई होप के क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। 12% जो है वो ऐसे ही रखा रहेगा, क्योंकि अब इसका काम बाद में करेंगे। तो भाई ये हमारा डन हो गया। अब आ जाते हैं नीचे। अब देखें, हमारे पास इन वाले सेल के अंदर फॉर्मूलास लगे हुए हैं, ये वाला सेल और ये वाला सेल। इस सेल के अंदर हमारे पास फॉर्मूलास लगे हुए हैं, ठीक है। जो ब्लू सेल है उनमें फॉर्मूलास नहीं है। अब आते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे डिडक्शन चाहिए, डिडक्शन कैसे निकलेगी, ये देखें यहाँ पे ये डिडक्शन है ना, तो डिडक्शन हमारी कैसे निकलेगी हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। लेट सपोज कि मैं इस सबको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमें चाहिए डिडक्शन। डिडक्शन कैसे आ रही है, बेसिक सैलरी डिवाइड बाय डेज मल्टीप्लाई बाय टोटल एब्सेंट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम यही काम करेंगे, इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय, ठीक है। सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मेरे कौन से सेल के ऊपर है, इस बात को भी गौर कीजिएगा। बेसिक सैलरी मेरी कौन से सेल पे है, ठीक है। बेसिक सैलरी मेरी, यहाँ पे अगर हम देखें, ये रही मेरी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है मेरी E7। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ E7, ठीक है। ओहो, इज इक्वल टू E7। लिखते ही हुआ क्या, अब आप गौर से देखिएगा बेटा, कि E7 लिखते ही हुआ क्या, यहाँ पे ये जो बेसिस सैलरी थी ये सिलेक्ट हो गई, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा, E7 मेरी बेसिस सैलरी सिलेक्ट हो गई। मैं डिवाइड करना है किससे, डेज से। अब डेज का सेल मेरा कौन सा है, डेज का सेल मेरा ये वाला है, ठीक है। यहीं पे अप्लाई होगा मेरा डेज वाला सेल। डेज वाला सेल क्या है मेरा, उसको देख लेते हैं। डेज वाला सेल मेरा है आई, ठीक है, क्या है, I4। ये आ गया मेरे पास आई, और ये आ गया मेरे पास 4। I4 लगा दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है टोटल एब्सेंट से। तो भाई टोटल एब्सेंट कौन सी है, ये रही। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल एब्सेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल एब्सेंट का सेल क्या है मेरे पास, F7। F7 एंटर किया तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, डिडक्शन एक दिन की, यानी कि 25,000 के हिसाब से एक दिन की डिडक्शन की 833 रुपये बनती है। फिर नीचे आ जाओ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या था, सबसे पहले E7 था, E7 डिवाइड किया मैंने डेज से। डेज का सेल है मेरे पास I4, मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, मल्टीप्लाई किया टोटल एब्सेंट से, तो टोटल एब्सेंट का सेल मेरे पास क्या है, F7। एंटर किया तो मेरे पास ये भी आ गया, ठीक है। क्या कोई गड़बड़ करी है, हाँ गड़बड़ ये करी ना, मुझे ये वाली सेल उठाना था, सॉरी सॉरी, नीचे वाला से उठाना था ना मुझे, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी, ऊपर वाला सेल ले लिया मैंने, तो वहां से, तो भाई E7 नहीं E8 होगा। और यहाँ पे होगा F, सॉरी, I4, ठीक है, ये मेरे पास वही रहेगा। उसके बाद F8 हो जाएगा, क्योंकि ये था 7, ये वाला हो गया 8, ठीक है बेटा। ये वाला था मेरे पास 7, और ये वाला मेरे पास हो गया 8, ठीक है। उसके बाद मैंने एंटर किया तो मेरे पास ये सैलरी भी आ गई। अब क्या गड़बड़ हो रही है भाई, अब तो मैंने सही किया है, यहाँ पे गड़बड़ आ रही है। गड़बड़ क्या आ रही है, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ तो ठीक है,
लेकिन आंसर नहीं आ रहा। यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी गड़बड़ है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक है, सब कुछ सही किया, यहाँ पे भी सही किया। अब हो ये रहा है कि यहाँ पे I3 आ गया, जबकि डेज तो मेरा I4 में है। तो मैं यहाँ पे वापस I4 करूंगा, एंटर करूंगा तो ये भी सही हो गया। अब यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये खराब हो गया, इस पे भी मैं I4 कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ तो वो खराब हो गया। अब यहाँ एक गड़बड़ आ रही है। गड़बड़ किस चीज की आ रही है? गड़बड़ ये आ रही है कि हमें कुछ सेल को फ्रीज करना पड़ता है। फ्रीज से मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ पे I4 लिख रहा हूँ तो मैं इस सेल को जमा दूं, यहीं पर फ्रीज कर दूं, ताकि ये ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं जाए। अब हो ये रहा है कि मैं कहीं भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो ये स्विच हो रहा है, कभी डेज पे जा रहा है तो कभी नीचे आ रहा है। अब लेट सपोज फ्रीज कैसे होगा? मेरे पास ये था, अब मैं आपको सही से समझाऊं थोड़ा जूम करके। ये मेरे पास आई है यानी कि कॉलम, ये मेरे पास फोर है यानी कि रो। मैं क्या करूंगा, एक आई से पहले डॉलर का साइन लगाता हूँ, एक फोर से पहले डॉलर का साइन लगाता हूँ। तो ठीक है, ये तो ये जो सेल है मेरा ना, ठीक है, कौन सा आई फोर कौन सा डेज, ये हो गया डॉलर का साइन लगाने से फ्रीज। क्या हो गया? फ्रीज। और देखें मैंने सिर्फ क्या किया है बेटा, आपके सामने देख सकते हैं, सिर्फ मैंने एक दफा सेल को फ्रीज किया है और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब जो जितने भी एरर आए हैं ना, वो सब सॉल्व हो गए सिर्फ एक इतना छोटा सा काम करने से। आई होप कि आपको समझ में आएगा ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रीज को इस सैलरी शीट के बाद मैं डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बेटा एक चीज जरूर समझिएगा, जो भी सेल स्विच हो रहा होगा, आगे पीछे मूव हो रहा होगा, आप सिर्फ उसको फ्रीज करेंगे, बाकी को फ्रीज नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं दोबारा आपको एक दफा समझाऊं। ये मेरा डेज वाला सेल है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करता, एंटर करता हूँ तो ये तो ठीक है, ठीक है। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, I4 मेरा डेज बिल्कुल सही उठा रहा है। अब मैं आता हूँ इस पे, यहाँ पे I5 है, मैं यहाँ पे I4 कर रहा हूँ, डेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर किया तो ऊपर की वैल्यू खराब हो गई। देखिए हुआ क्या, मैंने तो I4 सिलेक्ट किया था ना, डेज सिलेक्ट किए थे ना, लेकिन ये तो ऊपर चला गया। I3 ये ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि डेटा मूव हो रहा है, स्विच हो रहा है। अगर मैं इसको सही करता हूँ I4, देखें सही आ गया, नीचे आ गया, एंटर करता हूँ तो ये खराब। इसको चेक करें, ये तो I5 हो गया, जबकि यहाँ तो I4 था। अब देखें हुआ क्या कि ये सेल यहाँ नीचे उतर गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि गड़बड़ हो रही है, कभी सेल ऊपर जा रहा है तो कभी सेल नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें इसको यहाँ पे फ्रीज करना है एक दफा। हम फ्रीज कर देंगे डॉलर का साइन लगा के, तो एक बार एंटर करूंगा, जितनी भी प्रॉब्लम थी मेरी वो सब सॉल्व। दैट्स इट, क्लियर हुआ? सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। देखो अब कोई मसला नहीं आएगा, सारे सेल मेरे फ्रीज हो गए, अब हर जगह एरर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आएगा डिडक्शन कैसे निकली, ठीक है। डिडक्शन, अब यहाँ पे आप जितने भी टोटल एब्सेंट लिखेंगे उस हिसाब से डिडक्शन हो, यानी कि 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2000 कट गए 30,000 के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी करी है। यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो भाई 1666 रुपये कट गए 2 दिन के हिसाब से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक दिन तो यहाँ भी सैलरी कट गई, यहाँ मैं लिखता हूँ एक दिन, यहाँ भी सैलरी कट गई, यहाँ मैं लिखता हूँ 5 दिन, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 5 दिन की अमाउंट कट गई 7,500 रुपये। तो ये डिडक्शन होती है। अब आ जाओ ग्रोस सैलरी, कि ग्रोस सैलरी कैसे निकलेगी। अब बात करते हैं हम इस ग्रोस सैलरी के ऊपर कि ग्रोस सैलरी हमारी कैसे निकलेगी, ठीक है। अब ग्रोस सैलरी का फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं हम क्या है। ग्रोस सैलरी का फॉर्मूला है ये वाला, ये है मेरे पास ग्रोस सैलरी का फॉर्मूला, ठीक है, जिससे मेरी निकलेगी क्या, ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी का फॉर्मूला क्या है, बेसिक सैलरी माइनस डिडक्शन, ये रहा माइनस का साइन, ठीक है। बेसिक सैलरी माइनस डिडक्शन, तो मेरी क्या निकल के आएगी, ग्रोस सैलरी। इस बात को ध्यान में रखना। तो अब मैं आ जाता हूँ इधर, ठीक है। अब बेसिक सैलरी माइनस डिडक्शन इज इक्वल्स टू, बेसिक सैलरी का मेरे पास सेल क्या था, बेसिक सैलरी का मेरे पास सेल था ये वाला, और सेल कौन सा है, E7। मैंने लिखा E7, माइनस का साइन लगाया और फिर क्या लगाया, डिडक्शन उठाया, यानी कि टोटल डिडक्शन मैंने माइनस करी। डिडक्शन का क्या था, G7, मैंने G7 लिखा, एंटर किया तो मेरी क्या निकल के आ गई, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। यानी कि 25,000 रुपये टोटल बेसिक सैलरी थी। 2 दिन छुट्टी करी तो 2 दिन के पैसे कट गए, 2 दिन के पैसे कटे तो 23,333 रुपये बचते हैं। समझ आई? अगर मैं 1 करता हूँ
तो एक दिन की सैलरी ऑटोमेटिक कटी। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, जीरो करता हूँ, तो 1 रुपया नहीं कटा, पूरी की पूरी 25,000 सैलरी ऑटोमेटिक उठ के यहाँ पे आ गई। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ रही होगी बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान चीज है। ठीक है, तो सारे के सारे फॉर्मूलाज मेरे ऑटोमेटिक आ गए। ठीक है, आपके ऑटोमेटिक शायद ना आए, तो आपने एक एक में ऑटोमेटिक अप्लाई कर देना है। उसके बाद अलाउंस में आता हूँ। अलाउंस है मेरा 12%। याद रहे, हर कंपनी का अलाउंस डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है कि 12% ही होगा। कोई 10%, कोई 8%, कोई 4%, कोई 3%, कोई 2%, तो कोई 20%। हर एक का अलाउंस डिफरेंस होता है। ठीक है, अलाउंस निकालना है। अब आ जाओ इधर वापस। अलाउंस का क्या फॉर्मूला है भाई? अलाउंस का तो फॉर्मूला देखिए, अलाउंस का फॉर्मूला है ग्रोस सैलरी। ठीक है, ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई बाय अलाउंस। तो क्या निकल के आएगा? टोटल अलाउंस। कैसे करना है? ग्रोस सैलरी उठाओगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप अलाउंस को उठाओगे, जो कि अलाउंस मेरा कहाँ मौजूद है, उसको दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ मौजूद है। अलाउंस मेरा मौजूद है यहाँ से। अलाउंस ये वाला है मेरा। ठीक है बेटा, ये मेरा अलाउंस है। अब अलाउंस मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, वापस आऊंगा इस तरफ। मुझे अलाउंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल्स टू, मैं उठाऊंगा अपनी ग्रोस सैलरी। ठीक है, क्या उठाऊंगा? ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी का सेल क्या है? H7। ठीक है, ये रहा H7, लिखूंगा, वो सेल सिलेक्ट हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, और उसके बाद क्या उठाऊंगा? 12%। 12% का सेल क्या है? J4। मैं लिखूंगा J4। ठीक है, J4 लिखा, तो देखें क्या हुआ, ये आ गया। एंटर किया, तो भाई यहाँ पे भी मेरी आ गई सैलरी। अब हुआ क्या भाई, ये तो बड़ी गड़बड़ आ रही है। गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए बेटा, पहले वाला सही आ रहा है फॉर्मूला। ठीक है, दूसरे पे क्लिक किया, तो देखें इसने 12 को छोड़ के नीचे आ गया। ठीक है, तीसरे पे क्लिक किया, यहाँ पे एडवांस पे आ गया। जब भी यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, कोई फॉर्मूला नहीं है, क्यों? यहाँ तो एडवांस पे क्लिक कर दिया इसने, तो इसमें वैल्यू तो है ही नहीं 12%। उसके बाद यहाँ पे आया, तो देखें मेरा अलाउंस कहाँ है। गौर से सुनिएगा बेटा, ये थोड़ा टिपिकल है, समझिएगा। मेरा अलाउंस यहाँ पे मौजूद है, और सेल मेरा इसको सिलेक्ट कर रही है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अलाउंस तो यहाँ से उठाना चाहिए, लेकिन ये स्विच होके नीचे आ गया। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ये स्विच होके नीचे आ गया, समझ रहे हो बेटा? अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ये सेल सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि J7, जबकि J4 था। J7 क्यों आ रहा है? अब बेटा वही कहानी जो मैंने अभी डिडक्शन में बताई, कि मुझे यहाँ पे J4 को ना फ्रीज करना पड़ेगा, ताकि वो नीचे स्विच ना हो, एक जगह रुका रहे। तो कैसे किया था फ्रीज मैंने? जैसे पहले डॉलर का साइन, 4 से पहले डॉलर का साइन, जैसे एंटर करता हूँ सारी वैल्यूज करेक्ट है, सब वैल्यू मेरी सिलेक्ट हो गई। अगर फ्रीज नहीं करा, देखो बेटा कितनी बड़ी गड़बड़ है। कितना अमाउंट आ रहा है, देख रहे हो? यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, देख रहे हो? कितना अमाउंट आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 3,50,000। 3,50,000 अलाउंस है, कौन भरेगा, कौन पे करेगा? समझ आए? इतना तो रेवेन्यू भी शायद ना होगा। ठीक है, 3,50,00,000, 3.5 करोड़ क्या आ रहा है? अलाउंस आ रहा है। किसकी वजह से? इसकी वजह से। बात समझ आई? जब मैंने फ्रीज किया, तो सारी वैल्यूज सेट हो गई। एडवांस हम खुद डालेंगे, क्यों? क्योंकि एक्सेल को नहीं पता किस एम्प्लॉय ने कितना एडवांस लिया। भाई हुआ ये, अरशद थे, इनको 2,000 की जरूरत थी, इन्होंने एडवांस ले लिया। उसके बाद खिजर थे, 500 इन्होंने एडवांस लिया हुआ है। उसके बाद अली बेग थे, 5,000 रुपये इन्होंने एडवांस लिया हुआ है। और मीरान थे, इन्होंने 5,000 का एडवांस लिया हुआ है। साइमा है, साइमा ने 6,000 का एडवांस लिया हुआ है, सबने एडवांस लिए हुए हैं। तो अब एडवांस जो है ना, वो कटेगा। ठीक है, वो माइनस होगा सैलरी में से। उसका फॉर्मूला क्या है, हमें क्या निकालनी है? नेट पेबल सैलरी निकालनी है। अब नेट पेबल सैलरी कैसे निकलेगी? ग्रोस सैलरी को उठाओगे, प्लस का साइन लगाओगे, अलाउंस को उठाओगे, और माइनस का साइन लगा के क्या कर दोगे? एडवांस को माइनस कर दोगे। सिंपल सी चीज, ग्रोस सैलरी प्लस अलाउंस माइनस एडवांस। क्लियर हो गया बेटा? आ जाते हैं आगे, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाए। इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का फॉर्म है H7, उठाया, प्लस का साइन दिया। ठीक है,
उसके बाद अलाउंस तो कंपनी ने दिया है ना, तो वो क्या होगा, ऐड होगा, प्लस होगा ना। तो इसलिए अब हमें उठाना है I7। तो I7 पे सिलेक्ट हो गया। माइनस करना है एडवांस को, क्योंकि ये हमसे एम्प्लॉय ने लिया था तो सैलरी में से कटेगा। आपको पता है एडवांस कटता है। तो J7 में लिखा, एंटर किया। तो क्या हुआ, हुआ ये कि 25,066 रुपये मेरे पास आ गए। आई होप कि ये नेट पेबल सैलरी जो कि मुझे देनी है। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं खोलता हूँ यहाँ से कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर खोला, भाई 25,000 रुपये सैलरी थी। अब कैलकुलेटर से आप बेटा मोबाइल पे कर लीजिएगा। 25,000 रुपये सैलरी थी, ठीक है। और इसमें से इसकी एक दिन के पैसे कट गए कितने, 833.33, ठीक है, 833 रुपये और 33 पैसे, ये इसके कट गए। माइनस किया तो मेरे पास आया 24,166, यानी कि 67। यहाँ पे पॉइंट में पूरी वैल्यू नहीं आ रही एक्सेल के अंदर, कैलकुलेटर में मैं दिखा रहा है। उसके बाद इसके अंदर प्लस हुए कितने, 1900 रुपये, सॉरी 2900 रुपये। क्यों, क्योंकि ये तो अलाउंस मिला है, ये मैंने प्लस कर दिए। तो आ गया 27,066 रुपये और 67 पैसा। माइनस किया इसमें 2,000 रुपये, क्योंकि ये एडवांस था। तो मेरे पास 25,066 आया, यानी कि 67 पैसा। ये यही ऑप्शन आया यहाँ पे, यही आंसर आया नेट पेपर सैलरी में। अब मैं आपको डिटेल में एक दफा दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। वही चीज आ गई, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक बार फिर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ बेटा, गौर से सुनिएगा। कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हैं। 25,000 सैलरी थी अरशद की, एक दिन के पैसे कट गए 833.33, 833.33। ये माइनस होगा तो कितने बचे, 24/7। एक मिनट, मैंने क्या किया है, माइनस ही किया है ना मैंने। दोबारा देखते हैं। 25,000 सैलरी और माइनस किया मैंने 833.33। सही है, अब से है ना। 24,166.67, देखिए सेम वैल्यू आ रही है। कौन सी सेम वैल्यू आ रही है हमारी, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है बेटा, गौर से देखिएगा कि हमारी ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो गई है। अब क्या करना था हमें, अब हमें 2900 को इसके अंदर प्लस करना है। 2900 प्लस तो किया तो मेरे पास 27,000.66 आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये आ रहा है। अब हुआ ये कि यहाँ पे माइनस करेंगे हम 2,000 रुपये जो कि एडवांस लिए हुए थे। तो कितना आया, 250,666.67। 250,250,66.67 सेम आंसर आ गया। तो आपको आई होप के समझ में आएगा। अभी जो पॉइंट में वैल्यूज है ना, इसको आप यहाँ से डिक्रीज कर दें, खत्म कर दें। इसको भी आप डिक्रीज कर दें, खत्म कर दें। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा क्या चीज, नेट पेपर का प्रॉपर फॉर्मूला। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारी मुकम्मल शीट कंप्लीट हो गई, जिसमें हमारा मंथ आ गया, स्टार्टिंग डेट आ गई, एंडिंग डेट आ गई, डेज आ गए। डिडक्शन हमने निकाल ली, ग्रॉस सैलरी हमने निकाल ली, अलाउंस हमने निकाल लिया, एडवांस को माइनस कर दिया, और नेट पेपर सैलरी आ गई। ये वो फाइनल सैलरी है जो कि एम्प्लॉय को मिल जाएगी। और ये हमारा काम हो गया प्रॉपर तौर पे फाइनल, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थोड़ी सी डिफिकल्टी, मुश्किल थी, लेकिन काम वही है, अच्छा होता है जिसमें मेहनत होती है। काम वही वैल्यूएबल होता है, एक्चुअल में वैल्यू देखी जाती है। ये वैल्यूएबल काम है, इसकी वैल्यू है, इसको आप करेंगे तो इसकी वैल्यू है। किसी भी इंडस्ट्री में जाके आप काम कर सकते हैं, जॉब आपको इजीली मिल जाती है। आप बोल सकते हैं कि भैया मैं एडवांस एक्सेल आता है, मैं एक्सेल आता है, ईच एंड एवरीथिंग। जब आप इस तरह के डेमो लोगों को दिखाएंगे, लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी और समझ आया होगा। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको मुश्किल लगे, ठीक है। सो अब आप लोग को मैं ये चीज बता दूं कि ये आप लोग गूगल शीट पे भी कर सकते हैं। आप लोग अपने पास जो मोबाइल में एक्सेल होता है उस पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड है, ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, ठीक है। मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जाने के बाद यहाँ से मैं जाऊंगा, ठीक है,
अपने गूगल एप्स पे नीचे आऊंगा तो मुझे मिलेगा शीट। मैं शीट पे क्लिक करूंगा तो मेरा गूगल शीट खुल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक शीट, ब्लैंक स्प्रेडशीट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी ब्लैंक स्प्रेडशीट खुल गई। ठीक है, सारा काम यहाँ पे भी आपका इजीली हो जाएगा बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, कभी इंशाल्लाह अलग से गूगल की कोई क्लास रखूंगा तो आप लोग को मैं जरूर बताऊंगा कि गूगल शीट में हम प्रॉपर तौर पे कैसे काम कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसका इंटरफेस थोड़ा चेंज है और हमारे इस एक्सेल का इंटरफेस चेंज है। इन दोनों में फर्क अलग है, इसकी बहुत सारी चीजें सामने होती हैं, इसकी सामने नहीं होती। इंशाल्लाह अगर मुझे वक्त मिला या कभी कोई टाइम मिला तो मैं आप लोगों को एक गूगल शीट का भी सारा ओवरव्यू दे दूंगा, कौन सा इंटरफेस कैसे काम करता है, कहाँ पे क्या काम करता है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग को बता दूंगा। और इस पे काम करने के बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, मैं वो बेनिफिट भी आपको बताऊंगा। मैं अपना पूरी चीज़ों को मैनेज इसी पे कर रहा होता हूँ, गूगल शीट के ऊपर ही, क्योंकि ये ऑनलाइन होती है और मेरे लिए ऐसी होती है, मैं कहीं से भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।